मित्रों, सीबीएसई बोर्ड के इतिहास विषय में जो दूसरे चैप्टर्स हैं जो टर्म टेस्ट 2 में पूछे जाने हैं, उन 2 चैप्टर्स पर मैं आज आपको इस वीडियो में जो संभावित प्रश्न हैं उन्हें बतलाने जा रहा हूँ। 2 चैप्टर हैं, उपनिवेशवाद और देहात, और उसके अगला चैप्टर है विद्रोही और राज। तो कौन से संभावित प्रश्न इन दोनों चैप्टर पर बनते हैं जो आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम में आने जा रहे हैं, उनको आप देख लीजिए और उनको बिंदुवार लिखेंगे जिससे अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। पहले चैप्टर को हम लेते हैं उपनिवेशवाद और देहात। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ का ये चैप्टर है और इस चैप्टर पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था, इस पर प्रश्न हो सकता है। क्या थी, किसने चालू की, कब चालू की गई, फिर उसके बाद जमींदारों द्वारा लगान की अदायगी समय से क्यों नहीं की गई, समय से क्यों नहीं। या इसको इस तरह पूछ सकते हैं कि जमींदार जो जमींदारी की बोली हुई रकम थी उसको समय से क्यों नहीं अदा कर सके, या अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की जमींदारियां बार बार क्यों नीलाम करनी पड़ी। ये कई रूप हो सकते हैं, लिखना आपको मैटर जो है उसको मैं बिंदुवार बताऊंगा। नंबर 3, जमींदारों ने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए किन हथकंडों का उपयोग किया, बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए। जब ब्रिटिश सरकार जमींदारों की जमींदारी को नीलाम करने जा रही थी तो जमींदारों ने ऐसे कौन से प्रयास किए जिससे कि वो अपनी जमींदारी को सेव कर सके। ओके। नंबर 4, जमींदार और जोतदार 2 चीज हैं। तो जोतदारों के उदय, बंगाल में जोतदार के उदय पर प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जमींदारों की तुलना में जोतदारों का प्रभाव अधिक क्यों था, या जोतदारों का उदय बंगाल में क्यों हुआ, यह क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं रिपोर्ट। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वीं रिपोर्ट क्या थी और इससे कंपनी के प्रशासन में क्या परिवर्तन आया। ठीक, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अब इसमें से जो ज़्यादा संभावित प्रश्न हैं, जमींदार लगान की अदायगी समय से क्यों नहीं कर पाए, जमींदारों द्वारा कौन से हथकंडे अपनाए गए, जोतदार, ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इन 3 प्रश्नों के क्या क्या बिंदु होंगे उनको जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त को देख लेते हैं, क्योंकि इससे एक भूमिका आपको मिल जाएगी। जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था, या इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, यह व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा चालू की गई। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इसने सर जॉन शोर के सुझाव पर, जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, बंगाल प्रांत में इसको राजस्व की वसूली के लिए या लगान की वसूली के लिए इस व्यवस्था को उसने चालू किया था। और ब्रिटिश शासित जो साम्राज्य था उसके 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जमीन का बंदोबस्त जमींदार के साथ किया गया था, मतलब कंपनी और जमींदार इन दोनों का डायरेक्ट संबंध था, बीच में किसान नहीं था। जमींदार कंपनी को लगान वसूल करके देता था। कंपनी ने पूरे बंगाल को भूराजस्व क्षेत्रों में बांट दिया था। प्रत्येक भूराजस्व क्षेत्र की नीलामी होती थी। जो व्यक्ति ज़्यादा बोली बोलता था उसको उस क्षेत्र की जमींदारी मिल जाती थी। जो
जमींदार जमींदारी प्राप्त करता था उसको उतनी रकम प्रतिवर्ष कंपनी सरकार को देनी होती थी और इसके बदले वो उस क्षेत्र से मनमाना लगान वसूल कर सकता था। ये व्यवस्था थी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। जमींदार को निश्चित समय सूर्यास्त से पहले, उसको सूर्यास्त सिद्धांत भी कहते हैं, सूर्यास्त से पहले कंपनी सरकार को वो बोली की रकम देनी होती थी। चाहे कोई प्राकृतिक विपत्ति आए, अकाल पड़े या लगान की वसूली न हो पाए, तो भी जमींदार को बोली गई रकम निश्चित तारीख के सूर्यास्त से पहले देनी होती थी और अगर ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, उसको फिर से नीलाम कर दिया जाता था। तो इस व्यवस्था में जमींदार के साथ बंदोबस्त किया गया था। जमीन का मालिक जमींदार हो गया था, उसको उस क्षेत्र से लगान वसूल करके कंपनी सरकार को देना होता था। ठीक, अगर इस सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी सरकार और किसान के बीच में जमींदार एक मध्यस्थ के रूप में आ गया था। ओके, अब इस व्यवस्था में जमींदारों द्वारा लगान की अदायगी समय से क्यों नहीं हो पाई, जमींदार क्यों असफल रहे, जो बोली गई बोली थी वो पैसा जमींदार क्यों नहीं दे पाए। नंबर 1, पहली बात तो जमींदारों ने जो बोलियां लगाई थी वो बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंचे मूल्यों पर इन्होंने जमींदारी खरीद ली थी, जबकि वास्तव में उतने मूल्य की वसूली हो ही नहीं पाई। वसूली होना बहुत कठिन था। तो पहली बात, ऊंची बोली, जमींदारों ने ऊंची बोली पर जमीन खरीद ली। दूसरी बात, जो जमींदार थे इन्होंने जमींदारी ले तो ली, लेकिन प्राकृतिक विपत्ति, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, कभी बरसात होती थी कभी नहीं होती थी और इसकी वजह से समय से किसान लगान की अदायगी नहीं करते थे। तो किसान अगर लगान की अदायगी नहीं करते थे, जमींदार को पैसा नहीं मिलता था, जमींदार कंपनी सरकार को नहीं दे पाती थी। तो इस प्रकार लगान की वसूली प्राकृतिक विपत्ति के कारण ना होना। नंबर 3, जो जमींदारी व्यवस्था थी इसकी शर्तें बड़ी हार्ड एंड फास्ट थी, जैसे कि निश्चित तारीख, सूर्यास्त से पहले। तो ये सब ऐसी चीजें थी कि शर्तें बड़ी कठिन थी, कठोर शर्तें। ओके, शर्तें कठोर थी, इसलिए लगान की अदायगी समय से नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, कंपनी सरकार ने जब जमींदारों के साथ किया था तो ये बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए किया गया था, इसलिए कंपनी सरकार ने राजस्व की जो मांग थी वो बड़ी ऊंची रखी थी। पहले से सभी भू राजस्व क्षेत्रों की एक निश्चित मूल्य रख दिया गया था, उससे ऊपर ही बोली बोली जा सकती थी। तो राजस्व की मांग ऊंची होना, ये चौथा पॉइंट था। राजस्व की मांग का ऊंचा होना। इसका अर्थ यह है कि जो कंपनी भू राजस्व क्षेत्र को बोली पे उठाने जा रही थी उसमें कोई भी जो जमींदार बोली बोलता, एक निश्चित रकम से ऊपर ही बोली बोली जा सकती थी। तो जो प्रारंभिक मांग रखी गई थी वो कंपनी ने इसलिए जानबूझ करके ऊंचा रखा था कि क्योंकि आने वाले 30 वर्षों के बीच जो खाद्यान्न है उसके तो मूल्य बढ़ने थे, लेकिन एक बार जो जमींदारी की बोली निश्चित हो जाती उसमें 30 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसलिए कंपनी ने पहले से ही राजस्व की मांग ऊंची रख दी थी। तो लोगों ने उसके ऊपर बोली बोल दी, लेकिन उसकी वसूली वो नहीं कर पाए। तो ये परिस्थितियां थी। इसके अतिरिक्त पहले जो जमींदार थे उनके पास सैनिक रखने की शक्ति थी, वो न्याय करने का अधिकार रखते थे। अब वो सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार ने उनसे छीन लिए थे। ना तो वो न्याय कर सकते थे, ना सैनिक रख सकते थे, किसी किसान के साथ जोर जबरदस्ती भी इस तरह नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान उनके खिलाफ न्यायालय में चले जाते थे। अब हर जिले में कलेक्टर की स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जमींदार चाह करके भी जोर जबरदस्ती के साथ किसानों से लगान की वसूली नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो
समय से रकम कंपनी सरकार को दे नहीं पाए और उनकी जमींदारियां बार बार नीलाम होती रही। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे इस तरह। नेक्स्ट, जमींदारों द्वारा लगान की अदायगी समय से क्यों नहीं कर पाए, ये क्लियर हो गया। जमींदारों ने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए। ब्रिटिश सरकार इनकी जमींदारियां छीन करके बार बार नीलाम करने लगी, तो जमींदारों ने इसको बचाने का प्रयास भी किया। क्या प्रयास किया? पहली बात, जमींदारों ने अपनी जो जमींदारियां थी अपने घर की महिलाओं के नाम से लिया, अपनी माँ के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से उन्होंने जमींदारियां ली। ऐसा क्यों? कंपनी सरकार के अंतर्गत एक ये नियम था कि महिलाओं की जो जागीर है, महिलाओं की जो जमींदारी है, वो छीनी नहीं जा सकती थी। इसलिए जमींदारों ने अपने घर की महिलाओं के नाम पर जमींदारियां खरीदी। तो पहला पॉइंट, महिलाओं के नाम पर जमींदारी। अब महिलाओं के नाम पर जब जमींदारी ली तो ये जमींदार किसी तरह अगर असफल भी हो गए तो महिलाओं के नाम पर जमींदारी होने से जमींदारी छीनी नहीं जा सकती थी। दूसरा, जमींदारी अगर छीन भी जाती थी तो ब्रिटिश सरकार उसको फिर से नीलाम करती थी, और ऐसी स्थिति में जमींदार फर्जी नामों से या अपने लोगों को बोली में बैठा देते थे और जमींदारी घूम फिर करके उनके पास आ जाती थी। तो बेनामी या फर्जी नीलामियों, बेनामी या फर्जी बोली बोल करके जमींदारी फिर से वो प्राप्त कर लेते थे। और नंबर 3, अगर जमींदारी नीलाम हो गई और मान लो किसी दूसरे जमींदार ने ऊंची बोली बोल करके जमींदारी खरीद ली, तो ऐसी स्थिति में जो बाहरी जमींदार होता था उसको स्थानीय जमींदार अपने लठियालों की सहायता से मार पीट करके भगा देते थे। तो लठियाल का उपयोग, नंबर 3, लठियाल का उपयोग। लठियाल एक तरह से बाहुबली जो जमींदार होते थे अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते थे और नए जमींदार को उस क्षेत्र में अपना पांव नहीं टिकाने देते थे। ओके, नंबर 4, और यदि बाहरी जमींदार टिक भी गया तो ऐसी स्थिति में वो किसानों के बीच एक भ्रम पैदा करते थे कि वास्तविक जमींदार वो स्वयं है, नया जमींदार वास्तविक जमींदार नहीं है। और ऐसी स्थिति में किसान नए जमींदार को लगान की अदायगी नहीं करते थे और लगान की अदायगी न होने से वो जमींदार समय से कंपनी को पैसा नहीं दे पाता था और जमींदारी फिर से नीलाम हो जाती थी। तो भ्रम फैलाना, चौथा पॉइंट। तो ये 4 बिंदु हैं। इन उपायों का प्रयोग जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए करते थे। नेक्स्ट, जोतदारों के उदय के क्या कारण थे। बंगाल में जो जोतदार था इसको बड़ा किसान आप कह सकते हैं, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी और ये प्रायः अपनी ज़मीन को छोटे किसानों को किराए पर देने का काम करते थे। छोटे किसान इनकी ज़मीन पर खेती करते थे और उसके बदले पैसा या उपज का एक हिस्सा इनको देते थे। जोतदार बड़ा किसान होता था, साथ ही साथ ये खेती के अतिरिक्त साहूकारी का भी काम करते थे। गाँव के लोग उनके सुख दुख में, उनके बच्चों के शादी विवाह में ये उनको कर्ज, अनाज इस तरह से भी मदद करते थे। तो जोतदारों का प्रभाव गांव के लोगों में ज़्यादा होता था और ये गांव में रहता था तो गांव वालों के सीधे संपर्क में रहता था। जोतदार, गाटीदार, मंडल, हवलदार, इन नामों से इनको जाना जाता था बंगाल में। ओके, तो जोतदार चूँकि गांव के लोगों के टच में था, लोगों को हर संभव मदद करता था, तो जमींदार की तुलना में इसका दबदबा गांव के लोगों पर ज़्यादा होता था। गांव वाले लोग इसके एहसानों तले दबे होते थे। जमींदार बाहरी आदमी होता था, जमींदार गांव में रहता भी नहीं था, न लोगों की मदद करता था, वो तो केवल लगान वसूल करता था और कई बार वो लगान की वसूली बेरहमी से करने का प्रयास करता था। तो ऐसी स्थिति में जोतदार मसीहा बनकर के उन किसानों की मदद करता था। जोतदार किसानों को जमींदार के खिलाफ भड़का करके उनके खिलाफ मुकदमे भी करवा देता था। तो इस तरह से गांव का एक प्रकार से मसीहा, गांव के लोगों की मदद करने वाला, गांव के लोगों का हर संभव मदद करने वाला ऐसा साहूकार और बड़ा काश्तकार जोतदार था। इसलिए गांव वाले सब इसके एहसानों तले दबे रहते थे। ओके, तो जोतदारों का प्रभाव बंगाल में बहुत ज़्यादा था। जमींदार इसको चाह करके भी मिटा नहीं पा रहे थे
और कई बार अगर ज़मींदार बहुत ज़्यादा गांव वालों को परेशान करता था लगान की वसूली के लिए, तो जोतदार उनके बचाव के लिए आगे खड़ा हो जाता था। ऐसी स्थिति में जोतदार एक ऐसी शक्ति थी जो जमींदारों को अपनी क्षेत्र में चुनौती देने का काम करते थे, उनको शक्ति को रोकने का काम करते थे। और यही कारण था जमींदारों और जोतदारों के बीच तनातनी रहती थी। स्थिति हुई कि जोतदार कई बार गांव वालों को भड़का भी देते थे कि लगान की वसूली समय से मत करो, और ऐसी स्थिति में जमींदारों को लगान मिल नहीं पाता था और जमींदार सूर्यास्त सिद्धांत के अनुसार लगान की अदायगी कंपनी सरकार को कर नहीं पाते थे। परिणाम स्वरूप उनकी जमींदारी नीलाम हो जाया करती थी। तो इस तरह जोतदार जमींदारों की जो संपत्तियां नीलाम होती थी, उन संपत्तियों को एक खरीद भी लिया करते थे। ओके, अब देखिए पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट क्या थी और पांचवी रिपोर्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन पूछाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछाता है और ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण थी। पांचवी रिपोर्ट यह 1813 CE में आई। इसको पांचवी रिपोर्ट क्यों कहते हैं? इससे पहले 4 रिपोर्ट्स आ चुकी थी। भारत में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ, वो शुरू में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो 1765 से बंगाल में जब दीवानी मिली तब से प्रारंभ होता है और 1765 से लेकर के 1857 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। इसके बाद जब रिवोल्ट हुआ और सत्ता परिवर्तित हो गई, कंपनी का शासन चला गया क्राउन के हाथों में, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा शासन चालू हो गया, उसको ब्रिटिश साम्राज्य कहते हैं। ओके, तो इन दोनों अंतर को समझ लीजिएगा। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और उसको व्यापार का एकाधिकार था। भारत के साथ व्यापार करने का, चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार उसे प्राप्त था। जो दूसरे और बड़े बड़े पूंजीपति थे ब्रिटेन के, वो चाहते थे कि उनको भी अधिकार मिले और इसलिए इस इशू को वो लगातार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ उठाया करते थे और समय समय पर उनके द्वारा उठाने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने चालू कर दिए। पहला कानून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में पहला कानून आया। 1813 में ये 5वां कानून था और इस समय विशेष करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई गई कि बंगाल में जो ये परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त चालू किया गया है कंपनी सरकार के द्वारा, उसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों का शोषण कर रही है और भारत से बहुत सा राजस्व लेकर के वो व्यक्तिगत लाभ में उसका प्रयोग कर रही है, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को कोई लाभ नहीं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। वो एक प्रवर समिति थी और उस प्रवर समिति के द्वारा जब भारत के इस पूरे रेवेन्यू पॉलिसी की जांच की गई तो उसमें विभिन्न जो जिले थे उनके कलेक्टर्स की रिपोर्ट थी, जो रेवेन्यू संबंधी आंकड़े थे उनकी स्टैटिक्स रिपोर्ट्स थी, जो किसान थे उनकी अर्जियां थी और इस तरह 1002 पृष्ठों की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट बनी, जिसमें इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए थे। 800 पेज तो उसमें परसिस्ट के रूप में थे, जो लोगों की एप्लीकेशंस थी, लोगों के अपने बयान थे, किसानों के, कलेक्टर्स के, इस प्रकार के। तो 800 तो पेज परसिस्ट के रूप में थे और इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य अच्छा नहीं है और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर रोक लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे वो अधिकार समाप्त कर दिए गए। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा, शेष उसके समस्त व्यापारिक एकाधिकार छिन गए। तो 1813 की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए। ओके, यद्यपि ये जो एक समिति बनाई गई थी, प्रवर समिति, ये एक सरकारी समिति थी, इसलिए इसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि ये सरकार के इशारे पर इसने रिपोर्ट तैयार की थी, जबकि वास्तव में जो हकीकत थी वो कुछ और थी। तो प्रवर समिति के द्वारा जो बनाई गई रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से निरापद
नहीं मानी गई। उपनिवेशवाद और देहात जो अध्याय है, इस पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़िया कौन थे। संथाल और पहाड़ियों के बीच में जो आपसी लड़ाई हुई, बाद में संथाल विद्रोह हुआ, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न, पहाड़िया कौन थे। पहाड़िया लोग इसलिए पहाड़िया कहे गए क्योंकि वो पहाड़ में रहते थे। और ये कहाँ रहते थे? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। जो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर ये रहते थे। बिल्कुल बंगाल बॉर्डर के साथ लगता हुआ जो बिहार का क्षेत्र है, इसका कुछ हिस्सा आज जो झारखंड का भाग है उसमें भी पड़ता है। तो भागलपुर, राजमहल का क्षेत्र जो बिहार बंगाल की सीमा पर पड़ता था, ये उस क्षेत्र में पहाड़ी फैली है। और यहाँ पर रहने वाले पहाड़िया लोग, ये एक प्रकार से आदिवासी लोग होते थे जो जंगल में रहते थे, झूम खेती करते थे, झोपड़ी बना करके रहते थे, रेशम कोया इकट्ठा करते थे, काठ कोयला बनाते थे, महुआ इकट्ठा करते थे, बिल्कुल प्राकृतिक स्थिति में रहा करते थे। और ये लोग प्रायः अपने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण भी करते थे। तीर धनुष इनका हथियार होता था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहाड़िया लोग अपने आसपास की बस्तियों पर आक्रमण क्यों किया करते थे। तो पहाड़िया लोग जब प्राकृतिक स्थितियां विपरीत होती थी, अकाल आदि हो जाता था, तो भोजन की तलाश में अपने पड़ोसियों पर आक्रमण करते थे मैदानी क्षेत्रों में। साथ ही साथ ये अपने आसपास के इलाकों पर इसलिए भी आक्रमण करते थे क्योंकि ये अपने शक्ति का प्रदर्शन चाहते थे। बाहरी लोगों से संबंध बनाने के लिए भी आक्रमण करते थे। और उस क्षेत्र से गुजरने वाले जो व्यापारी थे या जमींदार थे, उनको भी आक्रमण करके, उनको भयभीत करके, उनसे पथकर वसूला करते थे। तो इन सब वजहों से ये पहाड़िया लोग आक्रमण किया करते थे। तो महुए को सेवन करते थे, उसको शराब के काम में इस्तेमाल करते थे, और लकड़ी काट करके आसपास की बस्तियों में जा कर के बेच आते थे। उससे जो पैसे मिलते थे उससे इनकी जीविका चला करती थी। और प्रायः ये लोग आम के पेड़ के नीचे आराम करते थे और इमली के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाते थे। तो ये इनका जीवन था। और इनको कुदाल का प्रतीक कहा गया। क्यों? क्योंकि ये झूम खेती करते थे और झूम खेती में ये कुदाल का प्रयोग करते थे। जंगल के एक हिस्से को जला देते थे और वो जली हुई राख उस क्षेत्र में पोटास का काम करती थी, और कुदाल से थोड़ी बहुत फसल बो करके केवल खेती करते थे। हलों का प्रयोग ये नहीं करते थे। मुख्य रूप से बहुत मेहनती लोग नहीं थे। जंगल में उगने वाली फल फूल, कंदमूल, जंगली जानवरों का शिकार करना, राल इकट्ठा कर लेना, काठ कोयला बना लेना, महुआ इकट्ठा कर लेना, इसी से की जीवन शैली चलती थी। तो पहाड़िया लोग जो राजमहल क्षेत्र में रहते थे, इनसे अंग्रेजों का संबंध कैसे बना और कैसे अंग्रेजों ने इनको विस्थापित किया और संथालों को वहाँ पर ला करके बसाया गया। क्यों? मैंने बताया कि पहाड़िया लोग बहुत परिश्रम करने वाले नहीं थे। जो राजमहल क्षेत्र था, इस क्षेत्र का अंग्रेजों ने फ्रांसिस बुकानन नाम के एक व्यक्ति को भेजा और इस क्षेत्र का सर्वे कराया। फ्रांसिस बुकानन एक अंग्रेज डॉक्टर था। वो भारत शल्य चिकित्सक के रूप में आया था और लॉर्ड बेलेजली के समय में वो उनका डॉक्टर था। ओके, लॉर्ड बेलेजली के समय में 1798 में वो उनके डॉक्टर के रूप में आया। फ्रांसिस बुकानन ये सर्जन था और 1815 तक रहा। ओके, डॉक्टर के रूप में इसने सेवाएं दी। कलकत्ता का जो चिड़ियाघर है, अलीपुर जो चिड़ियाघर है, उसकी स्थापना इसने की। बॉटनी के एक डायरेक्टर के रूप में रहे। जो बॉटनिकल संस्थान है कलकत्ता का, उसके डायरेक्टर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। 1815 में फ्रांसिस बुकानन यहाँ से इंग्लैंड गए। उस दौरान इन्होंने अंग्रेजों के लिए बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था, जो ऐसा दुर्गम अंचल था, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर इन्होंने सर्वे करने का भी काम किया। तो फ्रांसिस बुकानन ने सर्वे करके बताया कि जो राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अच्छी कृषि हो सकती है और अनेक खनिज है। तो अंग्रेजों को तो रेवेन्यू चाहिए था। जहाँ खेती होती वहाँ से रेवेन्यू मिल सकता था। जो वहाँ पर खनिज थे, उन खनिजों के भंडारों का पता भी अंग्रेजों को चाहिए था। तो फ्रांसिस बुकानन के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर अंग्रेजों ने जब उस क्षेत्र को खेती में बदलना चाहा तो पहाड़िया उसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने वहाँ पर संथालों को बसाया। संथाल दूसरी ट्राइब थी, लेकिन ये बहुत मेहनती और खेती करने वाले लोग थे। हल बैलों की सहायता से खेती करने वाले लोग थे। तो संथालों को ला करके बसाया गया और 1832 में
इस राजमहल क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्षेत्र को सीमांकित कर दिया गया, जिसको दामिन ए कोह कहा गया। दामिन ए कोह वो क्षेत्र था जो सीमांकित किया गया था और इसको संथालों को दिया गया। शर्त एक ये थी कि जो जमीन आपको दी जा रही है 10 वर्ष के अंदर उसका 1/10 भाग खेती योग्य आपको बनाना है। और ऐसी स्थिति में बहुत से संथाल परिवार आकर के उस क्षेत्र में बस गए और उन्होंने उस क्षेत्र को खेती में परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छी फसल वहाँ लहलाने लगी, खास करके सरसों की फसल, तंबाकू की फसल उस क्षेत्र में बहुत भरपूर मात्रा में होने लगी। जब फसल होने लगी तो अंग्रेज़ों को लालच लगा कि इस क्षेत्र में अब लगान लगाया जाए, राजस्व की वसूली की जाए, क्योंकि पहले ज़मीन उनको फ्री दी गई थी खेती के क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए। अब अंग्रेज़ों को राजस्व की चाह हो गई। साथ ही साथ आसपास के जो व्यापारी लोग थे भी इन ज़मीनों के ऊपर निगाह लगाए बैठे हुए थे। ज़मींदार जो थे वो भी किसानों से लगान की वसूली करना चाह रहे थे। तो ज़मींदार, व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, ये तीनों की निगाहें संथालों पर थी और इसीलिए अंत में संथालों को विद्रोह करना पड़ा और सिद्धू तथा कान्हू मांझी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। कब? 1855 से 56 के बीच में। संथाल लोग चूँकि आदिवासी थे, पारंपरिक हथियार इनके पास थे, दूसरी ओर अंग्रेजी सेना थी, तो संथालों के गांव उजाड़ दिए गए, संथालों को पकड़ा गया और उनको बहुतों को मृत्युदंड दे करके इस विद्रोह को दबा दिया गया। ओके, तो संथालों को तो विद्रोह दबा दिया गया। पहाड़िया लोग जो संथालों के आ जाने से दूर भाग गए थे, पहाड़ी के क्षेत्र के अंदर चले गए थे। ऐसे क्षेत्र जो निर्जन थे, जहाँ उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, उधर भागने के लिए बाध्य हो गए। पहाड़िया लोग अंग्रेज़ों के द्वारा बार बार शांति के प्रस्ताव रखने के बावजूद भी वो आक्रमण किया ही करते थे। अंग्रेज़ों ने उनके सामने एक प्रस्ताव ये भी रखा था कि अगर पहाड़िया के मुखिया जो हैं वो एक मासिक पेंशन लेकर के भी अगर शांति स्थापना करने के लिए तैयार हो तो उसके लिए भी अंग्रेज था। और इस प्रस्ताव को रखने वाले थे ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड ये भागलपुर के कलेक्टर थे, भागलपुर कलेक्टर। इन्होंने पहाड़िया लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रायः किसी पहाड़िया मुखिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जिन मुखियाओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लोगों ने उनको मुखिया पद से हटा दिया। तिलका मांझी पहाड़ियों का एक नेता था, उसने तीर धनुष से ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तो इस तरह से पहाड़िया लोग चूंकि शांति प्रस्ताव को मान नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में संथालों को ला करके बसाना अंग्रेजों की मजबूरी थी। ओके, चूंकि संथाल हल बैल से खेती करते थे, पहाड़िया कुदाल से खेती करते थे, इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से पूछते हैं कि कुदाल अगर पहाड़ियों का प्रतीक था तो हल संथालों का प्रतीक था, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर इस रूप में आप लिख सकते हैं। मैंने पहाड़ियों की जीवन शैली आपको बताई, पहाड़िया लोग स्थानीय बस्तियों पर आक्रमण क्यों किया करते थे इसको आपको बताया, साथ ही साथ पहाड़िया लोगों को क्यों अंग्रेजों ने रिप्लेस किया संथालों के द्वारा, और संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में था, कब हुआ। तो इस प्रकार से ये पूरा जो चैप्टर है अब समाप्त होता है। और ये चैप्टर केवल टर्म टेस्ट 2 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। अगला चैप्टर जो है जिसको विद्रोही और राज्य के रूप में है, उसको हम डिस्कस करते हैं।